तो जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट एग्जाम 2026 से रिलेटेड जीके और इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक टॉप 13 नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में भी हम जीके और इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन वीडियो के थ्रू मैं आपको कवर करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करा करिए और हर क्वेश्चन को याद जरूर से करते चलिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करूंगा बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और दोस्तों अब की बार सिलेक्शन की रणनीति लेके चल रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम को लेकर आ रहे थे कमेंट में, और वो सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आप सभी को वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं। जैसे कि सिलेबस को लेकर कन्फ्यूजन है, बच्चों को माइनस मार्किंग को लेकर कन्फ्यूजन है, हाउस कीपिंग हॉस्पिटलिटी के किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्या हाउस कीपिंग के ही जैसे क्वेश्चन हॉस्पिटलिटी में देखने को मिलेंगे या कुछ अलग देखने को मिलेगा, दूसरी चीज़ कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन आप सभी के कमेंट के थ्रू आ रहे थे, तो वीडियो के लास्ट में दोस्तों उन सभी के आंसर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ, बस एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसे चेंज किया है, हल्का सा चेंज कर दिया है और आपको कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा ये सभी मैंने बताए थे, जितने भी सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं किस नदी के किनारे हैं, सारे मैं आपको नोट करा चुका हूं। यदि नोट नहीं करा है तो वीडियो में जाइएगा, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी और हर वीडियो को देखकर उनको अच्छी तरीके से नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई की बात करूं तो ये किस नदी के तट पर कराई गई थी, ये सिंधु नदी के तट पर है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंट मैं फिर से नोट करा दे रहा हूं, आप सभी नोट कर लेंगे। सबसे पहले आपसे हड़प्पा भी पूछ सकता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो हड़प्पा के लिए आप याद रखेंगे रावी नदी के तट पर है, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ सकता है मेरे भाई, कालीबंगा। आपसे क्या पूछ सकता है, कालीबंगा किस नदी के तट पर है, तो कालीबंगा राजस्थान में है और किस नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछता है लोथल कहाँ पर है, तो लोथल आप याद रख लेना मेरे भाई, लोथल पूछ ले तो भोगवा नदी आपको याद रख लेना है, ठीक है। नदी पूछी जाती है और इनको आपको नोट कर लेना है। एक और याद रख लीजिएगा, लास्ट बता रहा हूँ, चन्हूदड़ो आपसे पूछ लेता है चन्हूदड़ो कहाँ पर है, तो चन्हूदड़ो आपको सिंधु नदी के तट पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं जो एग्जाम में पूछता है कि किस नदी के तट पर है, तो ये आपको जरूर से नोट करके याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं बता चुका हूँ सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का काफ़ी बार अर्थ पूछ लेता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मेरे भाई मृतकों का टीला। क्या है, मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली थी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, डांसर की मूर्ति कहाँ मिली थी, तो याद रख लेना ये मिली थी मेरे भाई मोहनजोदड़ो से ही, ठीक है। आपसे पूछ ले कि विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला था, स्नानागार क्या था कि वहाँ पर धर्म से रिलेटेड था, तो वहाँ पर बहुत बड़ा स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में बनाया गया था, लोग वहां पर नहाते थे। तो ये स्नानागार कहां पर मिला था, स्नानागार भी मेरे भाई नोट करेंगे आप सभी मोहनजोदड़ो में, ठीक है। ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सुंडा गर्त कहां पर स्थित है। ऑप्शन में अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर।
देखिए, इसको मेरे भाई सुंदा गर्त भी कहा जाता है और कई बार इसको जावा गर्त भी कह देते हैं। तो दोनों एक ही नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि एग्जाम में जावा गर्त पूछ ले तो याद रख लीजिएगा सुंदा गर्त के ही बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि किस महासागर में है तो नोट कर लीजिएगा ये हिंद महासागर में है। ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं गर्त नोट करा रहा हूँ, वो एग्ज़ाम में जो पूछी जाती हैं उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखेंगे मारियाना गर्त। ठीक है, मारियाना गर्त इसलिए पूछी जाती है क्योंकि ये सबसे बड़े महासागर में है और महासागर कौन सा है मेरे भाई? प्रशांत महासागर में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये क्यों पूछी जाती है तो सबसे गहरी गर्त इसी को माना जाता है, सबसे गहरी गर्त। ठीक है, तो इसलिए भी आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए एक और आप नोट करेंगे, प्यूटो टिको पूछी जाती है बहुत बार एग्जाम में, प्यूटो टिको। ठीक है, प्यूटो टिको कहाँ पर है तो प्यूटो टिको आप याद रखेंगे मेरे भाई अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, नोट कर लेंगे और अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। और अटलांटिक महासागर में ही एक और है मेरे भाई जिसको हम कहते हैं साउथ सैंडविच। ठीक है, आपसे पूछ ले कि साउथ सैंडविच कहाँ पर है तो साउथ सैंडविच नोट कर लीजिएगा, ये भी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ इम्पोर्टेंट गार्डन भी आप नोट करिएगा। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन के साथ साथ आपको नोट कर लेना है मेरे भाई अमृत उद्यान। अमृत गार्डन कहाँ पर है तो अमृत गार्डन मेरे भाई नोट करेंगे आप सभी, ये कहाँ पर है? अमृत गार्डन नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है लोधी गार्डन। लोधी गार्डन कहाँ है? ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है, एक आपसे पूछ लेता है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ पर है तो बॉटनिकल गार्डन आप याद रखेंगे कहाँ पर है मेरे भाई? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट आप इम्पोर्टेंट नोट करेंगे, एक और गार्डन पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा रॉक गार्डन कहाँ पर है तो रॉक गार्डन आप सभी नोट करेंगे कहाँ पर है? ये आपका चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है मेरे भाई? चंडीगढ़ में है, ये भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक और नोट कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, जिसका नाम है मुगल गार्डन। मुगल गार्डन कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट गार्डन है जो मैंने नोट करा दिए हैं, इनसे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा है प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन, तो नोट कर लीजिएगा कर्नाटक में है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि खेतड़ी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज के क्वेश्चन में थोड़े से हार्ड लेके आया हूँ क्योंकि एग्जामिनर का कोई नहीं पता कि वो कैसा एग्ज़ाम बनाएगा। हो सकता है एग्ज़ाम आपके आसान भी आए, हो सकता है एग्ज़ाम थोड़ा सा आपका मॉडरेट चला जाए। तो उसी लेवल की आपको तैयारी करनी है और उसी लेवल के क्वेश्चन भी मैं लेके आ रहा हूँ। आसान भी क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ और थोड़े से मॉडरेट भी कवर करा रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम किसी भी तरीके से बने, आप हर तरीके से तैयार रहें। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें खेतड़ी क्षेत्र की, तो खेतड़ी क्षेत्र से पहले आप याद रख लेना, एक पूछा जाता है मेरे भाई पन्ना और सतना। कौन सा? पन्ना और सतना। ये कहाँ पर है तो ये मध्य प्रदेश में है और किस लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? हीरे की खान के लिए। ठीक है, हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखेंगे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट आपसे पूछ लेता है गोलकुंडा की खान। आपसे पूछेगा कि गोलकुंडा की खान किस लिए फेमस थी तो गोलकुंडा की खान मेरे भाई फेमस है, कोहिनूर हीरा यहीं से मिला था। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। ठीक है, कहाँ से मिला था? यहीं से, गोलकुंडा की खान से। और ये है कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको याद रख लेना है बॉक्साइट के लिए। आपसे पूछ सकता है कि बॉक्साइट के लिए एक घाट है, आपसे पूछेगा कौन सी खान है? बालाघाट। ठीक है, बालाघाट आपसे पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है मेरे भाई अमरकंटक। ये खाने किसके लिए फेमस हैं तो ये खाने मेरे भाई बॉक्साइट के लिए फेमस हैं। ठीक है, एक आपके लिए आपसे पूछ सकता है मेरे भाई इम्पोर्टेंट है अब्रक के लिए, तो अब्रक के लिए खान कौन सी है? नेल्लोर खान।
ठीक है, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सभी नोट करके आप याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो खेतड़ी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे आप सभी तांबा के लिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि एयर इंडिया द्वारा इजी कनेक्ट नामक भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा किस शहर से शुरू हुई है। देखिए, करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, ए टू जेड एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है। और करंट अफेयर्स आपको कवर करके जाना है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो याद कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन के आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरे भाई, वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे, फ्रेंच ओपन 2026 की बात करें और पुरुष एकल की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी आप सभी याद रखेंगे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी याद रखेंगे मेरे भाई, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि पारित किसने किया था, तो पारित के लिए उस समय वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, और कैनिंग के द्वारा ही दोस्तों इसे क्या करा गया था, पारित किया गया था। लेकिन मैं आपसे बात करूं कि इसको तैयार किसने करा था, तो तैयार करने के लिए डलहौजी का नाम आप याद रखेंगे। तैयार किसने करा था? डलहौजी ने। यहाँ पर हमसे पूछा है कि पारित किसने किया था, मतलब पारित कब हुआ था, तो पारित 1856 में। किसने किया था? कैनिंग ने। लेकिन आपसे पूछे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को तैयार किसने करा था, तो डलहौजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम आप सभी याद रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर याद रखेंगे कि संविधान के आर्टिकल 343 के द्वारा, आर्टिकल 343 के द्वारा मेरे भाई क्या किया गया था, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ आर्टिकल 72 की, तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। यानी क्षमादान शक्ति क्या होती है, इसमें राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के फांसी तक की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, इस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, आप आर्टिकल 48 याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? पर्यावरण संरक्षण की बात करी गई है। और आर्टिकल 143 ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। ये किस में बोला गया है? आर्टिकल 143 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवाश्म का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। देखिए ओडोंटोलॉजी आप याद रखेंगे। ओडोंटोलॉजी की बात करूँ तो दांतों की संरचना यानी दांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में मेरे भाई हड्डियों का अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है, अर्निथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। बचा कौन सा हमारा? तो बचा हमारा पैलेंटोलॉजी, और इसी के द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैलेंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है आप सभी का कि निम्न में से तंत्रिका कोशिका तो होती है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, ऐसा कौन सा है। ऑप्शन में है कछुआ, अमीबा, हाइड्रा, कॉकरोच। जिसमें तंत्रिका कोशिका तो होती है परंतु मस्तिष्क नहीं होता, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कौन सा राइट हो जाएगा?
देखिए, आज की वीडियो में भी आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इंग्लिश आपको बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। याद रख लेना, जिस तरीके आपके लिए जीके इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से आपको इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको पास होना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये नहीं है कि आपने जीके में क्वेश्चन बढ़िया करके चले आए और इंग्लिश में आपने कुछ भी नहीं किया है तो भी आप फेल हो जाएंगे। यानी दोनों सब्जेक्ट में आपको पास होना बहुत ज़रूरी है, चाहे इंग्लिश हो चाहे जीके हो। उसने बोला है कि कम से कम 5 नंबर होने चाहिए, लेकिन याद रख लीजिएगा कम से कम 28 क्वेश्चन आपको राइट करके आने हैं 30 क्वेश्चन में से, और दोनों में ही आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर से याद रख लेनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करूँ कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश लास्ट में कराता हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि 1924 में बेलगाम कांग्रेस के शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, मैंने आप सभी को बताया था कि कांग्रेस के अधिवेशन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिए, सबसे पहले नोट करिए इम्पोर्टेंट अधिवेशन। ठीक है, सबसे पहले आप पहला अधिवेशन याद रखेंगे 1885 में। कहाँ पर हुआ था मेरे भाई? बम्बई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। ठीक है, आप याद रखेंगे, पहला ये था। दूसरा इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे मेरे भाई 1907 का अधिवेशन, जो कहाँ पर हुआ था? सूरत में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर कौन थे? रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। और यहाँ पर हुआ क्या था? तो यहाँ पर मेरे भाई कांग्रेस पार्टी दो दलों में बंटी गई थी, नरम दल और कौन सा था? नरम दल और कौन सा? गरम दल में। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला आपको याद रख लेना है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में क्या पूछा जाता है? तो इसमें पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार जनगण मन गाया था? तो याद रख लेना, जनगण मन पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, दूसरी चीज़ आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे 1916 का अधिवेशन। ये कहाँ पर हुआ था मेरे भाई? लखनऊ में हुआ था। और यहीं पर दोस्तों याद रख लीजिएगा लखनऊ समझौता। किस लिए लखनऊ समझौता हुआ था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कब हुआ था? 1916 में ही, इसी अधिवेशन में। अगला आप याद रखेंगे 1929 का। कहाँ पर हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। और यहाँ किस लिए हुआ था? तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। ठीक है, आपसे पूछेगा किस तरीके से कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी दो दलों में टूट गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, राइट आंसर की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन के, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, MK गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जी 1924 में बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके कौन से अध्यक्ष थे? ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है आप सभी का कि निम्न में से कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बन जाती है? राइट आंसर क्या होगा? देखिए, कोयले की खदानों में आपको ज़्यादातर कौन सी गैस देखने को मिलेगी? मीथेन गैस देखने को मिलेगी। ये क्या काम करती है? मीथेन गैस ऑक्सीजन को कम कर देती है, वहाँ पर आपका दम घुटने लगेगा, और जब ये ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाती है तो विस्फोट हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी भी शायद अक्षय कुमार की कोई बन चुकी है, आपने देखी भी होगी, कि कोयले के खदान में वो लोग फंस जाते हैं और वहाँ मीथेन गैस पनपने लगती है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, और जब ये ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाती है तो ये विस्फोट हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्न में से ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक हुआ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन आपका कौन सा? डी राइट हो जाएगा, सिंधु नदी। क्योंकि शुरुआत में दोस्तों सिंधु नदी और सरस्वती नदी बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, और जब ये काल स्टार्ट हुए थे तो यहाँ पर सरस्वती नदी को पूजा जाता था। ठीक है, आजकल दोस्तों गंगा नदी को ज़्यादा मानते हैं, गंगा जी को पूजते हैं, लेकिन पहले सरस्वती नदी को ज़्यादा पूजा जाता था। ठीक है, जब उस समय आर्य लोग आए थे इंडिया में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? अभी मैंने कल की वीडियो में आपको कवर कराया है।
द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर नोट करेंगे, ये सचिन तेंदुलकर की है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ और राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा सोना। गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के सोने के जारी किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? उपनाम से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बात करूँ शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो राइट आंसर इन चारों में से आप याद रखेंगे कालिदास को। किसको कहा जाता है मेरे भाई? कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? देखिए दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक किस में है? मेघालय में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक सेकंड पार्ट मैं लेके आने वाला हूं जिसमें जनगणना आपको कंप्लीट करा दूंगा। फर्स्ट पार्ट चैनल पर ला चुका हूं, यदि आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए चैनल पर और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करें कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर नोट करिएगा, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक मैंने आपको बताई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो आपको याद रख लेनी है। इन्हें भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, याद रख लेना है। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले इन्होंने करा था भारत में। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रख लेना। दूसरा दोस्तों 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी से इम्पोर्टेंट मैं यहाँ बोल चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको कवर करा चुका हूं और इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है। यदि आपने मेरी सारी वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मतलब यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट वर्ड है इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड आपको बताना है, यानी सीधा सीधा ये एंटोनियम्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबस्टेशनल दिया गया है, ठीक है, फिर उसके बाद मिनस्कल दिया गया है, इनकोरेंट दिया गया है और क्रूशियल दिया गया है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए सिग्निफिकेंट की बात करूं तो सिग्निफिकेंट माने क्या होता है मेरे भाई? कोई जैसे अर्थपूर्ण शब्द होता है उसी को सिग्निफिकेंट कहते हैं, या फिर आप इसको एक तरीके से महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर सब्सटेंशियल का क्या मतलब होता है, तो सब्सटेंशियल का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है मेरे भाई? पर्याप्त। कोई चीज़ जैसे पर्याप्त हो उसे सब्सटेंशियल बोल देते हैं। उसके बाद मिनस्कल का मतलब क्या होता है? तो मिनस्कल का मतलब होता है मेरे भाई लघु, या फिर कोई चीज़ अर्थ के बिना, लघु भी कह सकते हैं और अर्थ के बिना भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर सिग्निफिकेंट माने होता है अर्थपूर्ण शब्द जिसका अर्थ पूरा दिया गया हो। ठीक है, और मिनस्कल का क्या मतलब होता है? बिना अर्थ का। तो अपोजिट कौन सा हो जाएगा? अपोजिट ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पर हमें सेंटेंस क्या दिया गया है? ए शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टॉम्बस्टोन। यानी टॉम्बस्टोन का मतलब होता है मेरे भाई जैसे आप समाधि कह सकते हैं कि समाधि पर लिखी गई कोई बात। ठीक है, समाधि पर लिखी गई कोई बात। लेकिन अब यहाँ हम ऑप्शन में जाएंगे कि यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा सेम आ रहा है। देखिए ऑप्शन में मैं बात करूँ सेलिबेसी का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है मेरे भाई सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, आप याद रखेंगे ब्रह्मचर्य। एपिटाफ मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब होता है समाधि लेख। ठीक है, तो यही चीज़ हमसे पूछी है वहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि इनमें से समाधि लेख किसका अर्थ होगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ए शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टॉम्बस्टोन, यानी समाधि पर लिखा गया कोई वर्ड जिसे हम क्या बोलते हैं? एपिटाफ बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला है आप सभी यहाँ पर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर हमसे बोला गया है हु
सॉरी, वन हु हैज़ द एबिलिटी टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कई चीज़ों को करने की शक्ति हो, अनेक गुण जिसमें दिए गए हों, तो वो उसके लिए कौन सा वर्ड राइट होगा। तो मैंने इसका देखिए कई बार आपको आंसर कराया है। मैं जब भी बोलूँ कि कोई ऐसी चीज़ पूछी जाए जिसमें अनेक गुणों की बात करें, तो उसके लिए वर्ड होता है वर्सटाइल। वर्सेटाइल का क्या मतलब होता है? वर्सेटाइल का ही मतलब मेरे भाई होता है अनेक गुण वाला। ठीक है, अनेक गुणों वाला। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। द पिटिशन बिफोर द कोर्ट प्रेड फॉर डैश द अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशूड बाय द मैनेजमेंट। कौन सा राइट होगा यहाँ पर? ऑप्शन में है रिमूविंग, ग्रांटिंग, पोस्टिंग, क्वेशिंग। कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर बोला गया द पिटीशन बिफोर द कोर्ट प्रेड, यानी आप कह सकते हैं एक तरीके से अदालत की जो याचिका है उसका जो प्रबंधन के द्वारा जो नियुक्ति आदेश है उसको रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। क्या? अदालत के समक्ष याचिका को प्रबंधन के द्वारा नियुक्ति आदेशों को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होता है। और प्रार्थना की बात करी गई है और रद्द भी हो सकता है, क्योंकि देखिए रिमूविंग माने मतलब हम हटा तो नहीं सकते हैं। ठीक है, रिमूविंग माने क्या होता है? हटाना। हम हटा तो नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं? उसको रद्द कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। ठीक है, चलिए अगला आप सभी पहचानेंगे, द लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स फॉर एनी लैंग्वेज इज टर्म एज, यानी इसका क्या मतलब होगा? किसी भी भाषा के लिए शब्दों की लंबी सूची को क्या कहा जाता है? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो याद रखेंगे इसके लिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? व्यवहारिता। किसी भी भाषा के लिए शब्दों की जो लंबी सूची होती है उसे व्यवहारिता बोलते हैं, प्रैग्मेटिक्स बोलते हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया गया है जेनेसिस। जेनेसिस का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है मेरे भाई उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति कह सकते हैं, शुरुआत कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे सिनोनियम पूछा गया है, आपने आंसर भी दे दिया होगा। देखिए रिलेवेंट मतलब क्या होता है? रिलेवेंट मतलब होता है प्रासंगिक। ठीक है, मूवमेंट हम आंदोलन को बोलते हैं। तो बिगिनिंग की, यहाँ मैं पहले ही बोल चुका हूँ शुरुआत, तो बिगिनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही सिनोनियम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे, ये भी आपको यहाँ पर चूज द करेक्ट एंटोनियम की बात कर रहा है, हमें विलोम शब्द बताना है। और सब वर्ड क्या दिया गया है? मेल फैक्टर। देखिए मेल फैक्टर किसको कहा जाता है? मेल फैक्टर बोला जाता है दुष्ट को। किसको? दुष्ट को। तो याद रखेंगे मेल फैक्टर दुष्ट को बोला जाता है। तो फैक्टर फैक्टर कहाँ मैच खा रहे हैं? ऑप्शन ए में। बेनिफैक्टर किसको बोलता है? उपकार करने वाले को। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा दुष्ट के लिए एंटोनियम क्या हो जाएगा? बेनफैक्टर। चलिए नेक्स्ट आप सभी देखेंगे, यहाँ पर आउटविट की बात करा गया है, एंटोनियम। तो आउटविट किसको बोलते हैं? किसी को मात देना, यानी किसी को हराना। ठीक है, यहाँ पर किसी को हराना यानी हम क्या हुए? जीते हैं। आउटविट उसको बोला जाता है। अब यहाँ पर एंटोनियम देखिए, लाफ माने हंसना। हंसना तो बिल्कुल कहीं मैच खाएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर आप एक डिफीट वर्ड देखेंगे। डिफीट माने क्या होता है? हारना, खुद हारना, ना कि किसी को हराना। जब आप आउटविट होता है मतलब किसी को हराते हैं तो खुद जीतते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफीट क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे, यहाँ पर चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और सेंटेंस दिया गया है शी हैज़ टॉट हिम, यानी राइट आंसर बताइए। देखिए सबसे पहले मैं बताऊं, कोई भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सेंटेंस दिया जाता है तो उसमें हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कई बार बता चुका हूं। तो यहाँ पर हम हिम तो ऑब्जेक्ट बनाए, सब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, क्योंकि हिम हमेशा ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है। तो हिम का ही यूज़ किस लिए हो जाता है? ही के लिए। और ही को हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट में यूज करते हैं। तो ही तो आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आप याद रखेंगे हैज। जिस भी
सेंटेंस में हैज़ आता है उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हैज़ बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में दिया गया है, तो ऑप्शन है डी आप देखेंगे, ही हैज़ बीन टॉट बाई हर, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिया गया है और ही हैज़ बीन का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है आप सभी का यहाँ पर, द कैशियर वाइप्ड द नोज ऑफ हिज एम्प्लॉयर बाई प्रेजेंटिंग फॉल्स बिल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर आपको वन वर्ड बताना है किसका, तो ये जो अंडरलाइन किया गया है वाइप्ड द नोज। ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा, इसका आंसर आप सभी को मेरे भाई कमेंट करके बताना है। ठीक है, वीडियो मेरी अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर लीजिएगा ताकि हम आपके क्वेश्चनों की तरफ बढ़ें। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन भाई साहब आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे मेरे भाई कि ये चीज़ें क्या हैं, क्या माइनस मार्किंग होती है, कितने मिनट का समय होता है, सिलेबस क्या है, हॉस्पिटैलिटी के क्वेश्चन कैसे आएंगे, हाउस कीपिंग के क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह भी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, तो सारे डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ जो इसका एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम आपका कब तक होगा, तो मान के चलिए एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में ये लोग कंडक्ट करा लेंगे, आपसे अक्टूबर में एग्ज़ाम ले लेंगे। ठीक है, सिलेबस की बात करें हम तो सिलेबस क्या होता है मेरे भाई, 15 क्वेश्चन मैंने आपको बोला जीके के और 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के। पहले क्या था कि 10 क्वेश्चन जीके के मिलते थे और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया है। अब क्या हुआ है, अब 15-15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज आपको हर सब्जेक्ट में पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी 5 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगली मैं बात करूं कि आपको पास होने के लिए कम से कम कितने चाहिए, मैं क्लियरिटी की बात करूं तो कम से कम 28 क्वेश्चन आपके राइट जाने चाहिए, 27 क्वेश्चन राइट जाने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ हम बात करें कि एग्ज़ाम कितने मिनट का होगा, तो एग्ज़ाम आपके 30 क्वेश्चन मेरे भाई 30 मिनट के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, 30 मिनट का समय आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ काफ़ी सारे भाई पूछ रहे थे कि क्या इसको गर्ल्स भी भर सकती हैं, क्या ये केवल बॉयज़ के लिए है, तो सिंपल बता दूं ये केवल और केवल बॉयज़ के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, गर्ल्स के लिए नहीं निकाली जाती है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ एक भाई पूछ रहा था क्या इसमें माइनस मार्किंग होती है, तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, नॉट, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ एक पूछ रहे थे भाई मेरे कि हॉस्पिटैलिटी के लिए क्या होगा और हाउस कीपिंग के लिए क्या होगा, तो दोनों के लिए चीज़ बता दूं कि हाउस कीपिंग हो चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, दोनों के लिए सिलेबस मेरे भाई सेम है। ठीक है, सिलेबस सेम है, दोनों के लिए सेम क्वेश्चन आएगा और दोनों का सेम दिन ही पेपर होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहीं आपका पहले रिटन एग्ज़ाम होगा और रिटन एग्ज़ाम के बाद तुरंत आपकी कॉपी चेक कर ली जाएगी और उसके बाद मेरे भाई जो बच्चा पास होगा तो उसको फिजिकल के लिए रोकेंगे और जो फेल हो जाएगा उसको वापस भेज देंगे। तो याद रख लेना एक ही दिन में ये दोनों चीज़ कंडक्ट करा दी जाती हैं एयरफोर्स नॉन कम्बोडेंट के लिए। ठीक है, तो आप सभी का डाउट क्लियर हो चुका है। अब एक भाई मेरे से पूछ रहे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो की लिंक, हर वीडियो का पीडीएफ वहीं प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि कोई डाउट हो तो फिर से आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी को बता दूं कि आज मैं एसएससी जीडी के लिए लेके आने वाला हूँ क्लास शाम को कितने बजे, शाम को 7 बजे। ठीक है, और जो भी भाई एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।